हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं या बार बार पूछे होते हैं वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? ज्यूसेppe मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? तो वो गुप्त संगठन का था बेटा यंग इटली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है। ये सब कुछ आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में प्रारंभ हुआ था। ठीक। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, विदेशी मामले। ठीक है, ये नहीं है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ है कि देश में चुनाव संपन्न कराने वाली सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करे तथा मतदाताओं को उनकी पसंद की प्रत्याशी दल को बिना किसी दबाव के मत देने की सुविधा हो। तो इसे कहा जाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां जो हैं वो है निरक्षरता, अनपढ़ लोग, सांप्रदायिकता, ठीक है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सबसे बड़ी चुनौती हैं। नेक्स्ट आता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है व्यापार पर प्रभाव। महामंदी के दौरान भारत का आयात व निर्यात दोनों 50% कम हो गया तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमतें गिरने के कारण भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। किसानों और काश्तकारों पर प्रभाव। एक और तो बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें गिर रही थी, कम हो रही थी। दूसरी तरफ सरकार ने लगान वसूली में कोई रियायत नहीं दी, कोई छूट नहीं दी, जिससे किसानों और काश्तकारों की स्थिति दयनीय हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल के जूट उत्पादन पर प्रभाव। बंगाल के किसान पटसन की खेती करते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी, परंतु महामंदी के दौरान पटसन की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। किसानों ने कर्ज लेकर स्थिति संभालने की कोशिश की, परंतु वे कर्ज में दबते ही चले गए। तो ये 3 प्रभाव मेन पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका क्या उद्देश्य था? तो देखो, 2 महायुद्धों के बीच आर्थिक महामंदी, व्यापारिक अस्थिरता तथा बेरोजगारी से निपटने और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए सदस्य देशों ने सन 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में आपसी सहमति द्वारा इस दिशा में कार्य करना शुरू किया तथा इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना की। इसे ही ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक महामंदी से निपटना, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण करना। ये 3 उनके मुख्य उद्देश्य थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? देखो, लोकतंत्र में सरकार कार्यपालिका की विधायिका का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है। जिम्मेवार, लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करे तथा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। वैध शासन क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर मानी जाती है क्योंकि यह राजतंत्र तानाशाही के दोषों से मुक्त होकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है? तो देखो, विभिन्न देशों में अलग तरह की सामाजिक विविधताएं हो सकती हैं, जैसे जाति विभिन्नताएं, भाषाई विभिन्नताएं, सामुदायिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं आदि। परंतु एक आदर्श लोकतंत्र में इन सभी विभिन्नताओं से स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य बैठाकर सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है। इससे हर वर्ग को सरकार में प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है तथा विभाजन की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कम कर सकते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण थे? लंबे समय तक शोषण सहने के पश्चात 19वीं सदी में भारत में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज सुधार आंदोलन, पाखंड आमंत्रणों के विरुद्ध धर्म सुधार आंदोलन तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला था विदेशी आक्रमणकारियों की शोषण पूर्ण नीति। ठीक है ना, भारत को कई सालों से विदेशी लोग आते थे और लूट के ले जाते थे। ठीक है, भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए, इन सभी ने यहाँ घोर दमनकारी नीति अपनाई। उनके शोषण से बचने के लिए लोगों के अंदर जागृति आई तथा राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। ठीक, नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक काल में भारत का हर वर्ग प्रभावित हुआ। सभी वर्गों का किसी न किसी रूप में शोषण हुआ। इसी शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लामबद्ध होने लगी और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट कारण है कृषि तथा उद्योग धंधों पर प्रभाव। औपनिवेशिक काल में कृषि व उद्योग धंधों की हालत अधिक खराब हो गई। किसान तथा काश्तकार सूदखारों के कर्ज तले दबने लगे, जिसके परिणाम यह हुआ कि भारत के किसान व कामगार की राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ गए। ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव थे जिनके कारण हुआ। नेक्स्ट है बेटा शिक्षा व साहित्य। ठीक, देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से प्रबुद्ध वर्ग जागृत होने लगे और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। नेक्स्ट है धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन। 19वीं सदी में हुए विभिन्न धर्म तथा समाज सुधार आंदोलनों के प्रचार प्रसार से राष्ट्रवाद की भावना आम जन तक तीव्र गति से फैली। यातायात व संचार के साधन। यातायात व संचार के साधनों के विकास से भारत के कोने कोने में राष्ट्रवादी विचारधारा तेजी से फैली। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, सभी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन ना, इस पर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता, अंग्रेजों की दमनकारी नीति और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक देना आदि सभी बातों से भारतीय जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस असंतोष को कम करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स कुछ प्रस्तावों के साथ भारत आए, परंतु उनके प्रस्तावों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असंतुष्ट थी। इसीलिए उनके प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया और इस आंदोलन की जो डोर है वो गांधी जी को सौंपी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, भारतीयों को जापानी आक्रमण का भय सता रहा था, क्योंकि अंग्रेज जापान के विरोधी खेमे में थे। इसीलिए भारतीय चाहते थे कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो भारतीय जापानी आक्रमण से बच जाएगा। अंग्रेजों की युद्ध में जगह जगह हार हो रही थी, इसीलिए भारतीयों को भी लग रहा था कि एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने का यह सबसे अच्छा मौका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनता में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए हर संभव तरीकों से प्रचार प्रसार कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों का बहुत नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया था। परिणाम क्या हुआ?
भारत छोड़ो आंदोलन के कुचलने के सरकार ने दमनकारी नीति अपनाकर गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रमुख सदस्यों को जेल में डाल दिया। महत्वपूर्ण नेताओं के जेल चले जाने के बाद जनता ने आंदोलन की कमान संभाल ली, जोर शोर से आंदोलन में भाग लिया। सरकार ने निर्दोष जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। राष्ट्रवादियों को कठोर यातनाएं देने के लिए काला पानी बेचना शुरू कर दिया, जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन था। सरकार ने बड़ी निर्ममता से आंदोलन को कुचल दिया। अगला क्वेश्चन है, संघवाद का क्या अर्थ है? देखो, एक आदर्श लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार में सभी वर्गों, जाति, समूह और भाषा को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए संघवाद की विचारधारा का उदय हुआ। एकात्मक शासन के विपरीत संघात्मक शासन में कम से कम द्विस्तरीय शासन पद्धति होती है और दोनों स्तरों पर ही शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अपने पास कुछ महत्वपूर्ण विभाग जैसे कि रक्षा, सेना, मुद्रा, विदेशी मामले, अन्य विभाग रखकर शेष प्रांतीय सरकारों को बांट देती है, जिससे प्रांतीय सरकार स्थानीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर सभी वर्गों की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित कर सकें। तो यह होता है संघवाद। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो, प्राचीन काल से ही भारतीय विचारधारा धार्मिक सहिष्णुता की रही है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की धर्मांध नीति के बाद भी भारतीय हमेशा एक दूसरे के धर्मों का आदर करते आए हैं। विभिन्न धर्म सुधार आंदोलनों, समाज सुधारकों तथा साहित्य के माध्यम से भी भारत में हमेशा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का ही संदेश दिया गया है। इसीलिए जब भारत का संविधान बना, उसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, इसमें हर धर्म के लोगों को इज्जत दी गई, हर धर्म के लोगों को विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिया गया संविधान में। भारत के धर्मनिरपेक्ष होने की 3 प्रावधान क्या क्या है? पहला है, धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भारत ने कभी किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। ठीक, भारत के संविधान में सभी नागरिकों, समुदायों को उनके धर्म पालन, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई। धर्म के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव अवैधानिक माना जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सभी बातों को देखते हुए यह बात सिद्ध हो जाती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब मानचित्र बनाना है, जैसे कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चला गया, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो वो ये है। पहले का आंसर है अमृतसर, दूसरे का आंसर है नागपुर, तीसरे का आंसर है अहमदाबाद, चौथे का आंसर है मद्रास और 5वें का आंसर है दांडी। ठीक है, नाम लिखना था और उनको मानचित्र में दर्शाना था, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते खंड ख में, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अम्रक, तांबा, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला है, बाकी कुछ नहीं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1995 में। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोलियम, है ना, हम कच्चा पेट्रोलियम बाहर के देशों से मंगाते हैं। सीमांत सड़कें क्या हैं? इनका निर्माण किसके अधीन है? देखो बेटा, यह देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो ये देश के सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं ना, यह देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जाने वाली सड़कें हैं, जिनका निर्माण विशेष रूप से सामरिक महत्व के लिए किया जाता है। इनका निर्माण
भारत विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? जब उत्पादन, व्यापार तथा सेवाएं एकीकृत रूप से विश्व स्तर पर की जाए तो ऐसे प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ये वैश्वीकरण का सिंबल है। उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो पहला अधिकार है उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसे उससे संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जागो ग्राहक जागो, बहुत सुना होगा आपने। अगर उपभोक्ता को खराब गुणवत्ता वाली वस्तु दुकानदार बेच दे तो वह बिल दिखाकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। भूक्षरण रोकने के 3 उपाय बताइए। ठीक है, पहला उपाय है वनों की कटाई पर रोक लगाकर भूक्षरण को रोका जा सकता है। उसके बाद दोषपूर्ण अत्यधिक खनन पर रोक लगाकर भूक्षरण को रोका जा सकता है। और भूमि के चारों ओर पेड़ों की मेखला बनाकर भूक्षरण को भी रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। देखो, मानव विकास के लिए संसाधन अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक विभिन्नताओं के कारण देश में संसाधन सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरे, अगर सभी संसाधनों का हम वर्तमान में ही उपयोग कर लेंगे तो भविष्य में बड़ी समस्या होगी। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। संसाधन नियोजन के 3 प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाकर भविष्य के लिए संतुलन योजना बनाई जा सकती है। सेकंड, राष्ट्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत संसाधन विकास योजनाओं को शामिल करके संसाधन नियोजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। देखो, राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विकास की सूचक होती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए 3 उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या जितनी बढ़ेगी जो कमाई के जरिए हैं उतने कम होते जाएंगे, तो उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बचत वृद्धि को प्रोत्साहन देना। ठीक है, फालतू खर्चे को रोकना। जितना ज़्यादा बचत करोगे आपके फ्यूचर के लिए, आपके देश के लिए उतना ही अच्छा है। उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योग चाहे वो लघु हो, बृहद हो, छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना, तब क्योंकि वही उद्योग आगे चल के देश के लिए हितकारी होते हैं। शिशु मृत्यु दर को रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। ठीक है, तो देखो, जो छोटे बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो गांवों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे शिशु मृत्यु दर अधिक रहती है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ही प्रसव के लिए शिशु चिकित्सक की भी सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, गांव गांव में जैसे आशा हो गई है इधर, है ना, वैसे हर जगह होनी चाहिए। मेरा मानना है गांव में जो प्राथमिक चिकित्सा होता है इन सब के लिए हर गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। हर एक गांव में या फिर आसपास के 2-3 गांव में मिलाकर एक अस्पताल तो होना ही चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रसव घर पर नहीं कराकर अनिवार्य रूप से अस्पताल में ही हो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे जो छोटे भाई बहन है ना, सबका जो डिलीवरी हुई है मेरी मम्मी कहती है कि वो घर पे ही हुई है। ठीक है, लेकिन मैं जो हुआ था ना, मैं फर्स्ट पे भी था, तो मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। ठीक है, और मैं जब पैदा हुआ तो मेरी जो हालत थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। वो बोलते हैं ना, पीछे लटका कर थप्पड़ मारते हैं, तो आधे घंटे थप्पड़ मारने के बाद मेरी आवाज़ आई थी, मेरी मम्मी कहती है। और पहले आपने देखा होगा, पहले के टाइम पे शिशु की भी मृत्यु होती थी, साथ ही साथ माता की भी मृत्यु हो जाती थी। आपने आसपास ऐसे बहुत देखे होंगे जिनकी 2-2 शादी हो रखी है। कारण पूछोगे तो उनकी पहली बीवी की डेथ इसी प्रसव पीड़ा में हो गई थी। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। गर्भावस्था के दौरान महिला को पूर्ण आहार मिलना चाहिए, जिससे कि शिशु कुपोषण का शिकार ना हो। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। देखो, भूमि उत्पादन का अनिवार्य साधन है, बिना भूमि के उत्पादन असंभव है। समस्त जैविक क्रिया कला भूमि पर ही संभव है। भारत भौगोलिक विभिन्नताओं का देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल इतना है वर्ग किलोमीटर है।
अभी तक इसके 93% भूभाग के आंकड़े ही प्राप्त हैं। पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में भूमि उपयोग की स्थिति निम्नवत है। देखो, कृषि भूमि 45% है लगभग, और जो वन है हमारे वो 33% है। ठीक है, 33 वांछित वन क्षेत्र की अपेक्षा 23% ही वन क्षेत्र है। बंजर भूमि 5.5% भूमि, 5.5% भूमि बंजर है। गैर कृषि भूमि लगभग 9% है। चारागाह 3.5% है। वृक्ष या उपवन 1% भूमि पर वृक्ष या उपवन है, जो मानव निर्मित होता है ना, वृक्ष या फिर उपवन। ठीक, तो ये आंकड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। ठीक, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। आपने देखा होगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं। चीन के बाद भारत चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। मतलब उत्पादन के मामले में भारत सेकंड नंबर पर आता है पूरे विश्व में, जो चावल ज़्यादा उत्पाद करता है। यह खरीफ की फसल है जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा ऋतु के अंत के बाद शरद ऋतु में काटी जाती है। ठीक, चावल को उगाने के लिए 25% सेल्सियस के ऊपर तापमान तथा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वर्षा की आवश्यकता होती है, 100 सेमी। इसे आर्द्रता का मौसम चाहिए। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ वैकल्पिक सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके इसकी खेती की जाती है। वैकल्पिक सिंचाई मतलब जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं ट्यूबवेल के द्वारा, है ना। भारत में चावल के प्रमुख क्षेत्र तो उत्तरी पूर्वी मैदानी, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है अब वहाँ भी चावल की खेती की जाने लगी है। तो जो सबसे ज़्यादा है वो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा आदि चावल की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताएं बतानी है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? इस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां होती हैं जो अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होती हैं, जैसे डेयरी उत्पाद, खनिज और अयस्क, फल सब्जी। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं? इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में गन्ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और चीनी जो गन्ने के हिस्से बनता है वो औद्योगिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, इनकी विवेचना हमें करनी है। आर्थिक क्रियाओं के विभाजन एक अन्य मानदंड के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र होते हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, एकदम कम होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, लोगों के पास प्रॉपर काम होता है तथा ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होकर सरकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। और इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? इसमें छोटी छोटी बिखरी इकाइयाँ होती हैं, रोजगार नियमों की अवहेलना की जाती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है, छोटे बच्चों को भी ले लिया जाता है, संवेतन अवकाश, चिकित्सीय अवकाश की सुविधा नहीं होती है, रोजगार नियोक्ता की कृपा पर निर्भर नहीं होता है। इस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी अत्यधिक व्याप्त होती है। अब आपको मानचित्र बनाना है। राजस्थान की राजधानी, चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र और चिन्ह भी दे रखा है। राजधानी को इससे दर्शाओ, चाय उत्पादन को इससे दर्शाओ, परमाणु ऊर्जा को इससे दर्शाओ, है ना। तो पहले वाले का उत्तर है जयपुर, दूसरे वाले का असम, तीसरे वाले का है नरोरा उत्तर प्रदेश, ताप्ती नदी का है मध्य प्रदेश के बैतूल से खंभात खाड़ी तक, और हीराकुंड बांध का है महानदी उड़ीसा में। अब इनको दिखाना है मानचित्र में, ये देखिए, ठीक है, चिन्ह से दिखाया था। तो आशा करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मॉडल पेपर है, आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा mathematics analysis.in पर।